हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम महासागर जलधाराओं को देखेंगे, जिसमें हम प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर में प्रवाहित होने वाली सभी जलधाराओं को वर्ल्ड मैप के द्वारा समझेंगे और उन्हें याद करते चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले जलधारा किसे कहते हैं? तो एक निश्चित दिशा में महासागर जल के प्रवाहित होने की गति को महासागर जलधारा कहते हैं। अब हम देखेंगे महासागर जलधाराओं की उत्पत्ति के कारण। इसमें हम महासागर जलधाराओं की उत्पत्ति के मुख्य रूप से 4 कारणों को देखेंगे। पहला है पृथ्वी की परिभ्रमण गति, दूसरा प्रचलित पवनें, तीसरा है वायुदाब और चौथा है द्वीप या महाद्वीप द्वारा उत्पन्न बाधा। अब हम इन्हें एक एक करके देखते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व दिशा में घूमती है, जिसे परिभ्रमण गति या घूर्णन गति कहते हैं, जिसमें सागरीय जल तरल होने के कारण स्थल भाग का घूर्णन में साथ नहीं दे पाता है और सागरीय जल पृथ्वी की घूर्णन गति के विपरीत यानी पूर्व से पश्चिम दिशा में गति करने लगता है, जिससे सागरीय जल धाराओं की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार भूमध्य रेखीय धाराओं की उत्पत्ति इसी कारण से होती है। सागरीय धाराओं पर पृथ्वी के परिभ्रमण गति का प्रभाव पड़ता है। फैरल के नियम के अनुसार उत्तरी गोलार्ध में धाराएं दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती हैं। तो परिभ्रमण गति के कारण सागरीय जलधाराओं की उत्पत्ति होती है। अगला कारण हम देखेंगे प्रचलित पवनें। प्रचलित पवनें वे पवनें जो वर्ष भर एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होती रहती हैं। इन्हें स्थायी पवनें भी कहते हैं। इसके अंतर्गत व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और ध्रुवीय पवनें आती हैं। ये पवनें जब सागर जल के ऊपर से गुजरती हैं तो सागर जल को आगे की ओर धकेलती चलती हैं, जिससे सागर जल में गति उत्पन्न होती है और सागर जलधाराएं विकसित हो जाती हैं। इसलिए प्रचलित पवनों का महासागर जलधाराओं की उत्पत्ति में मुख्य योगदान है। अगला कारण हम देखेंगे वायुदाब। वायुदाब सागरीय जल में जहाँ वायुदाब अधिक होता है वहाँ जल तल नीचा रहता है और जहाँ कम वायुदाब रहता है उस क्षेत्र में जल तल ऊंचा रहता है, जिससे ऊंचे जल तल से नीचे जल तल की ओर धाराएं चलने लगती हैं। इसके कारण जल धाराएं उत्पन्न होती हैं। तो वायुदाब भी जल धाराओं की उत्पत्ति का कारण है। अगला हम अंतिम कारण देखेंगे द्वीप या महाद्वीपों द्वारा उत्पन्न बाधा। जब जल धाराओं के मार्ग में कोई स्थल भाग आ जाता है, या चाहे वह द्वीप हो या महाद्वीप हो, तो जल धाराएं 2 भागों में बंट जाती है या एक ही दिशा में प्रवाहित होने लगती है, जिससे जल धारा में उस स्थान विशेष का नाम जुड़ जाता है। तो यह भी जल धाराओं की उत्पत्ति का कारण है। तो हमने महासागर जलधाराओं की उत्पत्ति के कारण देखे। अब हम देखेंगे दिशा, गति एवं आकार के आधार पर धारा के प्रकार। तो यह 3 प्रकार के हैं, प्रवाह, धारा और विशाल धारा। सबसे पहले प्रवाह को देखेंगे। जब पवन के वेग से प्रेरित होकर सागर की सतह का जल आगे की ओर अग्रसर होता है तो उसे प्रवाह कहते हैं। इसकी गति मंद होती है। अगला है धारा। जब सागर का जल एक निश्चित दिशा में तीव्र गति से अग्रसर होता है तो उसे धारा कहते हैं। इसकी गति प्रवाह से अधिक होती है। और लास्ट है विशाल धारा, जिसे स्ट्रीम भी कहते हैं। जब सागर का अत्यधिक जल धरातल की नदियों के समान एक निश्चित दिशा में गतिशील होता है तो उसे विशाल धारा कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए गल्फ स्ट्रीम अभी हम वर्ल्ड मैप पे देखेंगे। अब हम देखेंगे तापमान के आधार पर जलधाराएं। तापमान के आधार पर जलधाराएं 2 प्रकार की हैं। एक है ठंडी जलधारा, दूसरी है गर्म जलधारा। अब हम इन्हें वर्ल्ड मैप पे देखते हैं। पृथ्वी के बीचों बीच से एक अक्षांश रेखा गुजरती है, जिसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहते हैं। विषुवत रेखा पर तापमान अधिक रहता है, तो विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर
जो जलधारा प्रवाहित होती है वह गर्म जलधारा होती है और ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जो जलधारा प्रवाहित होती है वह ठंडी जलधारा होती है। तो इस मैप में हम प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर और यहाँ ऊपर आर्कटिक महासागर, यहाँ नीचे अंटार्कटिका महाद्वीप से लगा हुआ दक्षिणी महासागर में प्रवाहित होने वाली सभी जलधाराओं को देखेंगे। विषुवत रेखा के उत्तर और दक्षिण में एक जलधारा पूर्व से पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है जिसे उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी विषुवत रेखीय धारा और दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा कहते हैं। विषुवत रेखा के आसपास निम्न वायुदाब क्षेत्र पाया जाता है जिसे भरने के लिए उच्च वायुदाब क्षेत्र 30-35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश से व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती हैं और सागरीय जल को अपने साथ आगे की ओर धकेलती चलती हैं जिससे विषुवत रेखीय जलधारा विकसित होती है। अब हम सबसे पहले अटलांटिक महासागर की जलधाराओं को देखेंगे। इसमें हम उत्तरी अटलांटिक महासागर से शुरू करते हैं। विषुवत रेखा के उत्तर में एक जलधारा पूर्व से पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है जिसे उत्तरी विषुवत रेखीय धारा कहते हैं। यहाँ पे ये कैरिबियन सागर है और कैरिबियन सागर के उत्तर में कैरिबियाई द्वीप समूह है। ये जलधारा जब कैरिबियाई द्वीपों से टकराती है तो दो शाखाओं में बढ़ जाती है। एक शाखा कैरिबियन सागर में चली जाती है और युकाटन चैनल को पार करते हुए मैक्सिको की खाड़ी में प्रवेश करती है। इसके बाद यह फ्लोरिडा तट से प्रवाहित होती है जिसे फ्लोरिडा की धारा कहते हैं और दूसरी शाखा कैरिबियाई द्वीपों के उत्तर से प्रवाहित होती है जिसे एंटीलीज की धारा कहते हैं। जब ये दोनों आपस में मिल जाती हैं तो इसे गल्फ स्ट्रीम कहते हैं और यह उत्तर पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है। यहाँ पे ये न्यू फाउंडलैंड द्वीप है, यहाँ तक इसे गल्फ स्ट्रीम कहते हैं। इसके बाद बैफिन की खाड़ी और लेब्राडोर सागर से एक जलधारा दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है जिसे लेब्राडोर की धारा कहते हैं और यह ठंडी जलधारा है। इसके बाद गल्फ स्ट्रीम जब पछुआ पवनों के प्रभाव में आती है तो यह उत्तर पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है जिसे उत्तरी अटलांटिक प्रवाह कहते हैं और आगे चल के ये 3 शाखाओं में बढ़ जाती है। एक शाखा आइसलैंड के दक्षिण तक चली जाती है जिसे इरमिंगर की धारा कहते हैं। दूसरी नॉर्वे की तरफ चली जाती है जिसे नॉर्वे की धारा कहते हैं और तीसरी शाखा फ्रांस के पश्चिम में बिस्के की खाड़ी तक चली जाती है जिसे रेनल की धारा कहते हैं। इसके बाद ग्रीनलैंड के पूर्व में उत्तर से दक्षिण दिशा में एक जलधारा प्रवाहित होती है जिसे पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा कहते हैं और यह ठंडी जलधारा है। इसमें जो रेड कलर में है ये ठंडी जलधाराएं हैं, बाकी सभी गर्म जलधाराएं हैं। इसके बाद अफ्रीका महाद्वीप के उत्तर पश्चिम में यहाँ पे ये कैनारी द्वीप समूह है। तो रेनल की धारा जब दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है और कैनारी द्वीप से प्रवाहित होते हुए दक्षिण की ओर चली जाती है तो इसे कैनारी की धारा कहते हैं और यह ठंडी जलधारा है। इन धाराओं के बीच में एक सागर पाया जाता है जिसे सारगैसो सागर कहते हैं। इसमें सारगैसम जड़ विहीन घास पाई जाती है जिसके नाम से इसे सारगैसो सागर कहते हैं। इसके बाद ये जो उत्तरी विषुवतीय धारा है ये जब दक्षिण अमेरिका के तट से टकरा जाती है तो इसकी एक शाखा विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है जिसे उत्तरी प्रतिविषुवतीय धारा कहते हैं और यह गिनी के तट से प्रवाहित होती है जिसे गिनी की धारा कहते हैं। तो ये हैं उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं। अब हम दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं देखेंगे।
ये विषुवत रेखा है और ये दक्षिणी अटलांटिक महासागर। विषुवत रेखा के दक्षिण में दक्षिणी अटलांटिक महासागर में एक जलधारा पूर्व से पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है, जिसे दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा कहते हैं। और यह जब ब्राजील के तट से टकराती है तो दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, जिसे ब्राजील की धारा कहते हैं और यह गर्म जलधारा है। इसके बाद दक्षिणी महासागर में पछुआ पवनों के प्रवाह से एक जलधारा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। इसकी एक शाखा दक्षिण अमेरिका के तट से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, जिसे फॉकलैंड की धारा कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे फॉकलैंड द्वीप है, इसके नाम पे इसका नाम फॉकलैंड की धारा पड़ा। यह ठंडी जलधारा है। और एक शाखा अफ्रीका महाद्वीप के तट से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, जिसे बेंगुएला की धारा कहते हैं और यह भी ठंडी जलधारा है। तो ये है दक्षिणी अटलांटिक महासागर की जलधाराएं। अब हम हिंद महासागर की जलधाराएं देखेंगे। हिंद महासागर में विषुवत रेखा के दक्षिण में एक जलधारा पूर्व से पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है, जिसे दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा कहते हैं। यह जब अफ्रीका महाद्वीप के भूभाग से टकराती है तो दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है और फिर मेडागास्कर से टकराने के बाद दो भागों में बढ़ जाती है। इसे मोजाम्बिक की धारा कहते हैं और इसे मेडागास्कर की धारा कहते हैं। ये दोनों जब आपस में मिल जाती हैं तो इसे अगुलास की धारा कहते हैं। ये सभी गर्म जलधाराएं हैं। इसके बाद हमने देखा था दक्षिणी महासागर में पछुआ पवनों के प्रवाह में एक जलधारा पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है, जिसे पश्चिमी पवन प्रवाह कहते हैं। इसकी एक शाखा अफ्रीका महाद्वीप के तट से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, जिसे बेंगुएला की धारा कहते हैं। और एक शाखा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पश्चिम से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, जिसे पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा कहते हैं। ये दोनों ठंडी जलधाराएं हैं। इसके बाद विषुवत रेखा के उत्तर में पूर्व से पश्चिम दिशा में एक जलधारा प्रवाहित होती है, जिसे उत्तरी विषुवत रेखीय धारा कहते हैं। यहाँ पे ये अफ्रीका का एक देश है सोमालिया। जब यह इससे टकराती है तो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, जिसे सोमाली की धारा कहते हैं। इसका तापमान उत्तरी विषुवत रेखीय धारा और दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा से की तुलना में कम है। तो ये हैं हिंद महासागर की जलधाराएं। अब हम प्रशांत महासागर की जलधाराएं देखेंगे। प्रशांत महासागर की जलधाराओं में हम सबसे पहले उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधाराएं देखते हैं। विषुवत रेखा के उत्तर में एक जलधारा पूर्व से पश्चिम दिशा में प्रवाहित होती है, जिसे उत्तरी विषुवत रेखीय धारा कहते हैं। यह जब फिलीपींस द्वीपों से टकराती है तो उत्तर की ओर प्रवाहित होती है और यहाँ पे यह दो शाखाओं में बढ़ जाती है। एक शाखा दक्षिण कोरिया और जापान के बीच से जापान सागर में प्रवाहित होती है, जिसे सुशीमा की धारा कहते हैं। और दूसरी शाखा जापान के पूर्वी तट से प्रवाहित होती है, जिसे क्यूरोसियो की धारा कहते हैं। इसके बाद बेरिंग सागर से एक जलधारा दक्षिण की ओर आती है, जिसे क्यूराइल की धारा या ओयासियो की धारा कहते हैं और यह ठंडी जलधारा है। इसके बाद सुशीमा की धारा और क्यूरोसियो की धारा जब आपस में मिल जाती है तो पछुआ पवनों के प्रवाह में उत्तर पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है, जिसे उत्तरी प्रशांत प्रवाह कहते हैं। और यह अलास्का के तट तक चली आती है और यहाँ पे यह दो शाखाओं में बढ़ जाती है। एक शाखा उत्तर की ओर चली जाती है, जिसे अलास्का की धारा कहते हैं, जो कि गर्म जलधारा है। और दूसरी शाखा दक्षिण की ओर चली आती है और कैलिफोर्निया के तट से प्रवाहित होती है, जिसे कैलिफोर्निया की ठंडी जलधारा कहते हैं। इसके बाद विषुवत रेखा के दक्षिण में एक जलधारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, जिसे
दक्षिणी विषुवत-रेखीय धारा कहते हैं। यह जब पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट से टकराती है तो दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, जिसे पूर्वी ऑस्ट्रेलिया की धारा कहते हैं, जो कि गर्म जलधारा है। इसके बाद हमने देखा था दक्षिणी महासागर में एक जलधारा पछुआ पवनों के प्रवाह में पश्चिम से पूर्व दिशा में प्रवाहित होती है, जिसे पश्चिमी पवन प्रवाह कहते हैं। इसकी एक शाखा दक्षिणी अमेरिका के तट से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है, जिसे पेरू की धारा या हम्बोल्ट की धारा कहते हैं, और यह ठंडी जलधारा है। तो ये हैं प्रशांत महासागर की जलधाराएं। तो हमने सभी महासागरों की जलधाराएं इस वीडियो में पूरी की। तो अब हम अंत में सभी ठंडी जलधाराओं को एक ट्रिक से देखते हैं। ये ठंडी जलधाराओं की ट्रिक है। तो ट्रिक है, हम बोले क्यों बगुले ने ग्रीन केला फेंक लिया पश्चिम में, तो हम्बो से हो जाएगा हम्बोल्ट की धारा, जिसे पेरू की धारा भी कहते हैं। ले से हो जाएगा लैब्राडोर की धारा। क्यों से क्यूराइल, जिसे ओयासियो की धारा भी कहते हैं। बगुला से हो जाएगा बेंगुएला की धारा। ग्रीन से पूर्वी ग्रीनलैंड की धारा। के से हो जाएगा कैनारी की धारा। केला से कैलिफोर्निया की धारा। फेंक से हो जाएगा फॉकलैंड की धारा। लिया से पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा। और लास्ट है पश्चिम से हो जाएगा पश्चिमी पवन प्रवाह। तो ये सभी ठंडी जलधाराएं हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए लाते रहें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।